अपना परिचय दे देता हूँ। माई सेल्फ जियालाल यादव। और जैसा कि आप सभी लोग हिंदी पढ़ने के लिए आए हैं, तो सबसे पहले तो ज्यादा कुछ बात ना करते हुए आप सभी लोगों ने 9th स्टैंडर्ड का बेटा फाइनल एग्जाम अटेम्प्ट किया क्या? यस सर, नो? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो 9th स्टैंडर्ड का अगर आप लोगों ने फाइनल एग्जाम अटेम्प्ट किया है तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम है लैंग्वेज, खास तौर पे हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ये जो लैंग्वेजेस हैं आपके पेपर, लैंग्वेज के लिए खास बात क्या है बेटा, जरा गौर करना। अब आप सब लोगों को मालूम है कि लैंग्वेज में तो अब आपको पैसेजेस आते हैं, आपका प्रोज, पोयम, रैपिड सेक्शन, जो भी पार्ट आपके डिवाइड है टेक्स्ट बुक के, इनमें से आप लोगों को क्या किया जाता है, पैसेजेस आता है। वेरी क्लियर? और पैसेजेस में कृतियां आती हैं। अब 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने सॉल्व किया तो सब लोगों को अच्छी तरह मालूम होगा, प्रोज में जैसे 4 कृति आती है, पोयम में 3 कृति हो जाती है, रैपिड में भी 3 कृति हो जाती है। तो ये 4 कृति क्या रहती है, यानी संजाल के रूप में। कृति यानी क्या रहता है बेटा? संजाल, राइट? संजाल में आप लोगों ने देखा होगा, मेरी आवाज अच्छे सबको अच्छी तरह पहुंच रही है बेटा? आवाज क्लियर आ रही है? यस और नो? यस। ओके ओके बेटा। तो मैं ये आप लोगों से ये कहना चाह रहा था, आप लोग जरा गौर करना, लैंग्वेज में आप लोगों को जैसा कि पैसेज आने लगा है और पैसेज के बेस पे आपको संजाल, जो संजाल पूछा जाता है उसकी 4 कृतियां करनी रहती हैं। हर पैसेजेस में संजाल यानी आपको एक शब्द, एक वर्ड, जो भी सेंटर के बॉक्स में पूछ करके उसको 4 कृति के रूप में पूछा जाता है। तो कृति आपको अक्सर जो भी कृति लिखनी रहती है, लिखने के बाद उसका जवाब आपको उसको भी बॉक्स में करना रहता है, राइट है? आंसर आपको क्या करना रहता है, फिर उसको बॉक्स बनाना रहता है। आप लोग पहले जब पुस्तक पढ़ते थे तो आपको उसको पाठ्य पुस्तक नाम दिया जाता था, इसीलिए पहले की पुस्तकें आपकी जब आती थी बेटा, तो पढ़ने वाली पुस्तक को आप लोग देखते थे पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। बेटा संगीता कौन है? संगीता प्लीज जरा देखो। अच्छा, बीच में ना माइक कोई ऑन ना किया करे, हाँ? कुछ जरूरत रहेगा तो मैं बोलूंगा माइक ऑन करने के लिए, अदरवाइज प्लीज जरा बीच में माइक कोई ऑन ना करे। आप कुछ डाउट रहेगा तो माइक ऑन करके 1 सेकंड रुक के क्वेरी कर सकते हैं बेटा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब पहले की पुस्तक, मैंने कहा जैसे कि आपको पाठ्य पुस्तक कह करके आता था, अब आपकी पुस्तक पे आप देखते हो कृति पुस्तिका, नाम ही आ गया है कृति। तो कृति का मतलब ये बेटा, ये चीज सभी लोग एकदम अपनी माइंड में, एकदम दिमाग में बैठा लेना। बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, पैसेज का आंसर जहां संजाल वाला दिया गया है वह आंसर तो लिख देते हैं लेकिन कृति नहीं बनाते। बॉक्स बनाना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका आंसर राइट होते हुए भी मार्क्स 0 हो जाएगा बेटा। तो ये तो आपके संजाल के बारे में हो गया, ओके? संजाल कृतियां जो आएंगी उसके बारे में हो गया। आगे बढ़ते हैं, आपका आता है फिर इसके बाद ग्रामर पार्ट। पैसेज के अंदर का ग्रामर अलग लिया गया है और मेन आपका 10 मार्क्स का ग्रामर वो आपका अलग है। काल परिवर्तन, वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य भेद, ग्रामर पार्ट हम अलग से पढ़ेंगे। पैसेज के अंदर जो तीसरा शब्द संपदा बोल करके आता है, शब्द संपदा, तो शब्द संपदा यानी कृति तीसरी रहती है जो, वह ग्रामर पार्ट, वह कौन सा ग्रामर रहता है बेटा? जैसे आपको पैसेज में से डायरेक्ट समानार्थी शब्द लिखिए, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, समानार्थी शब्द के लिए ही अलग वर्ड करके आता है पर्यायवाची शब्द लिखिए, विरुद्धार्थी शब्द के लिए कभी कभी आता है विलोम शब्द लिखिए। तो यह आपको ग्रामर पार्ट के लिए पैसेज के अंदर का यह आपका सेकंड रूप में कृति आती है। वेरी क्लियर? और
सबसे इम्पोर्टेंट है अभी जो पैसेज में पूछा जाने वाला है, और वह है बेटा आपका सारे पैसेजेस में, चाहे प्रोज हो, चाहे पोयम हो, चाहे रैपिड रीडिंग का, शब्द संपदा। क्या है आपका शब्द संपदा के बाद लास्ट? स्वमत। शब्द संपदा हो गया ग्रामर पार्ट, इसके बाद आता है आपका स्वमत। कोई बता सकता है मुझे स्वमत यानी क्या आता है? एनीवन? ब्रीफ आंसर। Personal response. No, not a brief answer. Personal response. Yeah, personal response. उससे नाम दिया गया है स्वमत, यानी अपने विचार, स्वमत खुद के विचार। और बेटा इस क्वेश्चन के बारे में मैं सबसे एक बात कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी तरह से इसे अपने दिमाग में बिठा लेना, स्वमत का क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ना है, किसी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि स्वमत पे डायरेक्ट मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर से हमारी मीटिंग हुई है और उसके बारे में क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सभी लोग जानते हैं हमारे और आपके मत कभी सेम हो नहीं सकते, सबके मत अलग अलग होते हैं, सभी के विचार अलग अलग होते हैं। इसीलिए 100 मत पे अगर बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसने लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो मार्क्स उसे देना है, और यह मार्क्स कंपल्सरी मिलता है बेटा आपको। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, 100 मत अरे लिखना 7-8 लाइन लिखना है ना, इसको कुछ तो अपने शब्दों में बना के छोड़ देते हैं, तो सीधा 0 मार्क्स हो जाता है बेटा उसे छोड़ने पर ना। हर पैसेज में 2 मार्क्स से आप लोगों को ना बेटा बोनस की तरह मिला है कि आपको उसे अटेम्प्ट करना है, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में बना के लिखना। और 100 मत यार, जब आप पैसेज पढ़ते हो, चैप्टर पढ़े रहते हो ना, थोड़ा उससे रिलेटेड अपने भावों को, विचारों को शब्दों में पिरो के लिखना है बस, बट लिखना है कंपल्सरी बेटा। लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा, छोड़कर आओगे, रॉन्ग रहा तो भी मार्क्स मिलता है क्या? हाँ, वेरी गुड बेटा अमन। देखो हमारा दिमाग में पॉजिटिव साइड में नहीं भागता है, निगेटिव को पहले कैच करेगा। नहीं, सर ने तो ये बात बोला ना, उसमें से एक चीज पकड़ लिया। सर ने क्या बोल दिया? कुछ भी लिख कर आओ। अब कुछ भी लिख कर आओ तो इसका मतलब सर हम रॉन्ग भी लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा क्या? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, चलो अच्छा लगा, कम से कम आप मतलब कॉन्सेंट्रेट, ध्यान दे रहे हो मेरी बात पे। लेकिन बेटा सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, रॉन्ग लिखने का तो सवाल नहीं आना चाहिए। जब आप चैप्टर आप सुनोगे कॉन्सेंट्रेट से, जैसे अब मेरी हर बात को ध्यान से सुन रहे हो ना, तो चैप्टर का समरी भी अगर ध्यान में रख लिया ना बेटा, तो आप कुछ ना कुछ तो सही लिखोगे। अब सही का मतलब क्या, कि अगर मैंने जैसे आपको चैप्टर नंबर, अभी कोई प्रोज में लक्ष्मी पाठ पढ़ा रहा हूं, मान लो एक फॉर एग्जांपल, अभी आपको मैं चैप्टर लक्ष्मी का स्टार्ट किया पढ़ाने के लिए, और उसमें से आपको कुछ 100 मत के बारे में पूछना चालू किया, उसके बारे में रिलेटेड आपको लक्ष्मी, वहां गाय के बारे में, पशुपालन जैसे पूछा गया, प्राणियों के प्रति आपकी क्या मनोभावना होनी चाहिए, है ना। अभी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है और वहां पे आप लिखने लग जाओ खेल के बारे में, हाँ मेरा प्रिय खेल कबड्डी है, मेरा प्रिय खेल क्रिकेट, ये तो एकदम ही आउट ऑफ वे हो गया ना बेटा। तो कुछ भी का मतलब समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको चैप्टर दिया गया है लक्ष्मी पाठ, लक्ष्मी पाठ का एक पैसेज के नीचे आ गया 100 मत लिखने के लिए, और वह क्वेश्चन लक्ष्मी पाठ है पूरा जानवरों से संबंधित, जानवरों के प्रति उनकी संवेदना, प्राणियों के प्रति दया दिखाना, यह सब चीजों से रिलेटेड है इस पाठ में, ठीक है। आज हर कोई, आज बहुत से व्यक्ति जानते हैं, आज अपने घरों में पालतू प्राणी पालते हैं ना, प्राणी पालतू रहते कि नहीं, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, बकरी, बहुत सारे लोग पालते हैं अपने घरों में पालतू प्राणी। तो पालतू पशुओं के प्रति आपकी जीवन भावना, दया भावना को व्यक्त करो, आ गया क्वेश्चन अपने शब्दों में। अब यहाँ पे प्राणियों के बारे में पूछा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आप अपने शब्दों में पिरो करके किसी के बारे में, पेट एनिमल्स के बारे में आपको लिखना है, तो आप अपने पेट एनिमल्स के बारे में लिखोगे, ना कि वहां आप स्पोर्ट्स के बारे में लिखना चालू कर दोगे। तो इतना तो कॉमन सेंस रखना ही पड़ेगा सबको।
मैं तो अब नहीं सर ने तो बोला था आप कुछ भी लिख कर आओ मार्क्स मिलेगा, मैंने तो अटेम्प्ट कर लिया, मेरे को समझा नहीं क्वेश्चन, मैं कुछ भी लिख कर आ गया। पहला तो कोशिश ये करना बेटा, पहली बात ये। अब दूसरा चीज, छोड़कर आने से बेहतर है कि कुछ भी लिख कर आओ। अब ये बात मान रहे हो कि नहीं आप मेरी? जहां जिस लेवल पे क्वेश्चन आउट ऑफ हो जाए, एकदम बाउंसर जा रहा है हमें भाई, समझ में ही नहीं आया, उस समय उस सिचुएशन में आप कुछ भी लिख कर आओ, कुछ भी। अब यहाँ पे मेरी बात बेटा, अमन पॉइंट गॉट इट। अब इस सिचुएशन में आप कुछ भी लिख कर आओ। हाँ, आपने कभी चैप्टर सुना ही नहीं था, उस लेक्चर में अटेंड ही नहीं हो पाए, और ऐसी कुछ जनरल नॉलेज की चीजें बारे में, उस चीज के बारे में हमें जानकारी ही नहीं है, और वहां पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया 100 मार्क्स, तो बेटा उस सिचुएशन में आपको 6 से 7 लाइन लिखना है, और उससे रिलेटेड समथिंग कुछ मिलता जुलता कुछ तो लिख कर आओ, कुछ भी लिख कर आओ, तो भी वहां पे आपको हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स तक मिलेगा, गारंटेड है। दैट मीन्स आपके 100 मत के क्वेश्चन को कोई भी इस तरह से काट कर 0 मार्क्स नहीं दे सकता है। इज दैट क्लियर एवरीबडी? तो बेटा प्रोज हो, चाहे पोयम हो, चाहे रैपिड हो। हाँ, अब इस बारे में एक बात और कहना चाहूंगा, प्रोज और रैपिड से रिलेटेड तो दिक्कत नहीं आती है, बट पोयम, अब पोयम सेक्शन में जो 100 मत है ना बेटा, वह 100 मत नहीं आता है, 100 मत जैसा ही रहता है, लेकिन क्या रहता है वह? भावार्थ। क्या आता है बेटा वह? भावार्थ का मतलब समझते हैं आप सब लोग? भावार्थ का मतलब जानते हैं आप लोग? पोयम की कोई 2 पंक्ति दे दी जाएगी, कोई 2 लाइन दे दी जाएगी, और बोला जाएगा इस पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। मीनिंग, यस बेटा, मीनिंग लिखना पड़ेगा। अब वहां पे फंसते हो तब, अब वहां पे बोलोगे, अब वहां पे कुछ भी लिखें क्या? अब तो वहां पे पोयम की पंक्ति को एक्सप्लेन करना रहेगा, और उसमें भी अब पूरा पोयम आपको पढ़ने के लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे पर्टिकुलर नहीं बेटा, पोयम की समरी भी नहीं मैं बात कर रहा हूँ, पोयम की समरी से नहीं बात कर रहा हूँ रिलेटेड। अब यहाँ पे क्या बात करना है हमें? प्रॉपर जो पंक्ति दी गई है केवल हमें उसी पंक्ति को एक्सप्लेन करना रहता है, वह आपका भावार्थ कहलाता है। तो पोयम वाले में थोड़ा टफ पड़ता है, क्योंकि वहां पे आपको पंक्ति पढ़े रहना पड़ता है। कभी कभी नसीब से यह क्वेश्चन भी आता है इस तरीके से, अपनी मनपसंद पंक्ति का भावार्थ स्पष्टीकरण कीजिए। पहली किसी 4 पंक्ति का भावार्थ स्पष्टीकरण कीजिए, भावार्थ में 2 मार्क्स का, तो आपको अपनी चॉइस रहती है, कोई भी दिए गए पंक्ति का भावार्थ स्पष्टीकरण कर सकते हैं। तो बेटा कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि आपका प्रोज, पोयम एंड रैपिड सेक्शन से, हर सेक्शन से आपके ये 100 मत वाले क्वेश्चन तो पूछे जाते कंपलसरी, और आपको यह पूरे अटेम्प्ट करने हैं। तो हम ना चैप्टर्स के दरमियान चालू लेक्चर्स में बीच बीच में हम प्रैक्टिस भी कराएंगे आप लोगों को, पैसेज सॉल्विंग का भी। लेकिन अब आते हैं हम दूसरे पहलू पर। यह तो हो गया हमारा प्रोज, पोयम, रैपिड की बातें। यहां तक बेटा सभी को क्लियर है? किसी के मन में कोई सवाल, कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन बेटा? एनीबडी, एनीवन? यस और नो? डाउट्स है या नहीं है? नो, नो डाउट्स। ओके सर हाँ यस बेटा। सर आपने बोले कृतियां बनाने के लिए ना, तो वो पेन से या पेंसिल से? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो ऐसा कुछ डाउट्स जब आता है सामने से तो बड़ा मजा आता है, मतलब आप कंसंट्रेट करते जा रहे हो, ध्यान देते जा रहे हो। तो जिसके भी मन में अगर कुछ भी सवाल उठे बेटा, चालू लेक्चर्स के दरमियान ही पूछते रहोगे तो मजा आएगा उसको क्लियरिफाई करने में। जो भी कृति करनी रहेगी बेटा, उसको एक्चुअली पहले स्टार्ट में कहा गया था पेंसिल से ड्रॉ करो,
पेंसिल से ड्रॉ करना, एक्चुअली ड्रॉ का मतलब ही होता है कि पेंसिल का उपयोग करना, बट बाद में धीरे धीरे ये देखा गया थोड़ा बच्चों को टाइम लगता है, फिर एक बार पेन से लिखते लिखते पेन रखो, पेंसिल उठाओ, फिर बॉक्स बनाओ इसके, तो दैट मीन्स ऐसी कोई कंपल्सरी नहीं कंपल्सेशन नहीं रखा गया है, आप पेन से भी बना सकते हैं। बेटा प्लीज डिस्टरबेंस मत करो, जरा माइक जरूरत रहे तो माइक ऑन करो, बाकी माइक मत ऑन करो। तो मैं ये कह रहा था कि पेंसिल से भी कभी कभी कोई बना देता है, उसके लिए कंपल्सरी रखा नहीं गया ऐसा कुछ कि उसके लिए पेंसिल से बना दिया करके मार्क्स कट जाएगा, ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, लेकिन आप कोशिश करो पेन से ही बनाओ, क्योंकि क्या हो रहा है कभी कभी पेंसिल से बनाने पर पेंसिल से बनाया हुआ रफ हो जा रहा है, मिट जा रहा है बॉक्सेस, कुछ कुछ पेंसिल लोग रफली ऐसे ही बना दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बहुत सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, बहुत सारे कारण हैं, तो आप उसके लिए ध्यान देना, पेन का ही प्रयोग करो। कृति का संजाल जो बनाएंगे, संजाल की कृतियां करने के लिए, उसके लिए पेन ही इस्तेमाल करो, बट नॉट ए जेल पेन। जेल पेन जैसा पेन नहीं यूज करना, क्योंकि वो भी स्प्रेड होता है, फैलता है। बॉल पेन, प्रॉपर अपना बॉल पेन का उपयोग करना है। ओके बेटा, क्लियर? चलो ओके नाइस। देन अब आगे बढ़ते हैं, अब अपना अगला पार्ट आता है। अब ये तो हो गया आपका, ओके ब्लैक पेन, हाँ ओके इट्स ओके राइट है, वो भी अगर किसी को करना है, ब्लू पेन से लिख रहे हैं, बॉक्स ब्लैक पेन से बना दो, वेरी नाइस। एक पेन लिए हो, पेन से बना सकते हो, थोड़ा टाइम यूटिलाइज होना है, अपने स्पीड भी देखना है, नहीं तो पता चले ड्राइंग और सजावट के चक्कर में पेन के हमारा पेपर छूट जाए तो वो भी रॉन्ग होगा, अपने हिसाब से देखने का। तो एक दो बार पेपर अटेम्प्ट करते करते आप लोगों को जम जाएगा, तो आप ब्लैक पेन यूज करोगे तो वैसे बेटर रहता है। ब्लैक पेन कहीं अंडरलाइन में, कहीं फिलअप में, वैसे इन सब चीजों में देखो प्रेजेंटेशन का एक तरीका है बेटा, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, और इस चीज को कोई आपको कंपल्सरी करके बोलेगा नहीं, ये करना ही है ऐसा ये जरूरी नहीं है, ये तो अपनी अपनी चॉइसेस है कि आप प्रेजेंटेशन कैसे करते हो। पेपर लिखने का देखो, आप आंसर पेपर लेते हो, बहुत से बच्चे साइड में लाइन खींचते हैं, अभी कोई लाइन खींचने के लिए कंपल्सरी नहीं है, आपको आंसर पेपर बोर्ड में एक रेड मार्जिन दिया गया इनफ है, लेकिन आप एक लाइन और एक्स्ट्रा मार्जिन क्यों करते हैं हम? क्वेश्चन नंबर तो ऊपर बॉक्स पे लिख दिया जाता है, उसका सब क्वेश्चन नंबर उस कॉलम में लिखने के लिए, तो एक तरीका है बता रहा हूं। तो उसी तरह अगर आप प्रेजेंटेशन जिस तरह से करोगे उतना आपके लिए, आपके आंसर्स के लिए वो इफेक्टिव रहता है। दिस बॉक्स टॉपिक इज ओनली फॉर हिंदी, यार बेटा कृतियां सिर्फ हिंदी में ही आ रही हैं, बाकी और किसी सब्जेक्ट में कृति आ रहा है, कहीं कहीं पे आ रहा है, हिस्ट्री वगैरह में भी शायद ज्वाइन किया गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी कृति है, उसमें भी वहां पे भी आपको बॉक्स वगैरह पेन से ही बनाना है, पेन से ही बॉक्स वगैरह बनाओ, बेटर रहेगा। फिर भी देखो क्या होता है, हर सब्जेक्ट टीचर आपको अपना अपना अलग तरीका, जिसको जो, तो अपने सब्जेक्ट टीचर से बात करने का है ना, कभी मैं यहाँ पे कंपलसरी बोल दूं और दूसरे सब्जेक्ट टीचर बोले नो ओनली यूज पेंसिल, मराठी के लिए वही मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, तो अपने अपने सब्जेक्ट टीचर से एक बार कंफर्मेशन करोगे तो ज्यादा बेटर है। हिंदी के लिए मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, आप लोग पेन यूज करो। विज्ञापन में भी हम पेंसिल यूज कर सकते हैं, विज्ञापन जब आपके लिए आता है, मैंने अभी क्या बताया, अभी यही चर्चा में कर ही रहा था, प्रेजेंटेशन आप कितना अच्छे तरीके से करते हो, और विज्ञापन क्या होता है बेटा ना, विज्ञापन में ड्रॉ करना है, राइट? विज्ञापन में जब हम ड्राइंग करते हैं तो वहां पे ड्राइंग अगर आप पेंसिल से कर सकते हो तो करो, उसको किस तरीके से हाईलाइट करना है, या ब्लू पेन से करके, एरो दे करके, ब्लैक पेन से कुछ लिखना है तो ब्लैक पेन, आपको पेपर सजाना है। अब सजाने का मतलब आप समझ जाओ, वहां रंगोली निकालते नहीं बैठना, पेंटिंग नहीं करते बैठना है, बट पेपर सजाना है, पेपर अट्रैक्टिव दिखाना है, हाईलाइट करना है। अब वो हाईलाइट किस तरीके से होगा, कैसे उठकर आएगा? आपको छाते का विज्ञापन आ गया फॉर एग्जाम्पल, कि छाते का विज्ञापन बनाइए, अब छाता बनाएंगे तो छाता बनाते समय आपको मालूम है कि अभी चलो आप छाते का ड्रॉ कर रहे हो, ब्लैक पेन से छाते का ड्रॉ ब्लैक पेन से कर दो, बढ़िया है ना, तो वहां पे छाते का विज्ञापन ब्लैक पेन से कर दो, और बाकी के वर्डिंग लिखने वाले वो ब्लू पेन से कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो अब आप पे डिपेंड करता है हर चीजें कैसे करना है। कोई, मैं ये बात क्लियर कर रहा हूँ बार बार
एक पेन भी यूज करोगे तो उस पर कोई आपको पेनल्टी या फाइन नहीं लगेगी या आपका माइनस मार्क्स नहीं किया जाएगा, बट उसको तरीके से लिखोगे तो मे भी कुछ मार्क्स बढ़ सकते हैं। यहाँ एग्जामिनर शायद 5 में से आपको 3.5 देने वाला होगा, अच्छा और अट्रैक्टिव दिखेगा 4 मार्क्स दे सकता है, हाफ मार्क्स बढ़ सकता है आपका ना बेटा। वो चीज पे ध्यान रखो कि हमें पेपर कैसे प्रेजेंट करना है। तो प्रेजेंटेशन का तरीका हम टाइम टू टाइम उसको भी हम बताएंगे। प्रेजेंटेशन क्योंकि बहुत मायने रखता है और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बेटा। चलते आगे नेक्स्ट। अब ये तो आपका पहला पार्ट हो जाता है हमारा प्रोज पोएम और राइटिंग स्किल, रैपिड रीडिंग का। अब आगे बढ़ते हैं हम ग्रामर और राइटिंग स्किल्स की तरफ। तो ग्रामर पार्ट में आपको मैंने बताया, ग्रामर आपका जो भी हम पार्ट लेना है जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ग्रामर मोस्टली सेम ग्रामर, यहाँ पे 1-2 पार्ट उसमें और ऐड हैं, तो उसको ग्रामर का पार्ट लेते समय हम आपको बता देंगे। आपका बाकी तो जो आपने काल परिवर्तन है, मुहावरे हैं, वाक्य शुद्धिकरण है, ये सब सेम आपको सिमिलर ही है सब कुछ, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। कुछ 1-2 पार्ट थोड़े से आपके बढ़ते हैं, उस चीज को हम आपको बता देंगे। ग्रामर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, यहाँ से मार्क्स आपको अच्छी तरह कवर अप करना है। एंड लास्ट पार्ट आपका राइटिंग स्किल्स है। तो राइटिंग स्किल्स में भी आप लोग सभी देख ही रहे हो, आपका कहानी लेखन, पत्र लेखन, वृत्तांत लेखन, निबंध लेखन और विज्ञापन, ऐसे आपके कुल मिलाकर के ये 5 टॉपिक हैं आपके राइटिंग स्किल्स के बेटा। और ये राइटिंग स्किल्स और ग्रामर पार्ट हम कुछ लेक्चर्स, हमारे कुछ चैप्टर्स जैसे हमारे हो जाएंगे, हम बीच बीच में इसको आपको रिवीजन के तौर पे, प्रैक्टिस करने के तौर पे एक एक टॉपिक हम बीच में लेते रहेंगे। क्योंकि एक चीज ध्यान में रखना बेटा, लैंग्वेज में अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी और उसमें कोई चॉइस नहीं रहेगा। आपको हिंट दे देंगे, समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, बट उसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और लैंग्वेज का यही फंडा है, लैंग्वेज में अच्छा मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चे उसकी प्रैक्टिस भरपूर करते हैं। और हिंदी जैसे सब्जेक्ट में बेटा मेरे द्वारा पढ़ाए हुए 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चे भी 94, 95, 96 तक मार्क्स लेकर आए हैं। अब उसके लिए मैं ये बोलूं कि मैं क्रेडिट लूं, अब मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाया हूं तो 94 भी लाए हैं और उन्हीं में बहुत से बच्चे जो है 45, 50 तक भी रह जाते हैं। हाँ, फेल तो किसी को होने नहीं देता हूं, आज से पिछले 15 सालों से रिकॉर्ड है हिंदी का, अप टू 12th स्टैंडर्ड तक सिंगल स्टूडेंट फेल की तो बात ही नहीं करना है। क्योंकि जितना हिंट दे दूंगा, जितना गाइडेंस दे दूंगा उतना फॉलो कर लोगे तो फेल के आंकड़े से तो काफी परे हो जाते हो। अब मार्क्स कितना अच्छा स्कोर करना है, कितना ज्यादा मार्क्स लाना है, ये तुम्हारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। पढ़ाने वाला टीचर मैं ही रहूंगा, इसी में देखना कुछ बच्चे 90 क्रॉस करेंगे और कुछ बच्चे 45, 50 की रेंज में रह जाएंगे। तो डिफरेंट ये आप खुद बनाओगे कि मुझे किस लेवल पे पहुंचना है, ये आप तय करो और ये आज से तय करना है आपको। इस बार कोरोना काल के समय था, 10th स्टैंडर्ड का जो हालत हुआ आप लोग बखूबी देख ही रहे हो, लेकिन अब आपके लिए यह चुनौती है बेटा। और बहुत अच्छा है कि आपको जल्दी समय मिल गया और बहुत अच्छी बात है कि सर ने भी आप लोगों का लेक्चर्स अरेंजमेंट करवा दिया कि ऑनलाइन आप लोग फटाफट क्लास ज्वाइन करके लेक्चर्स बैठ रहे हो। तो आप में इतनी तो बात है कि कम से कम आप लोगों ने सीरियसली लिया है, नहीं तो आज भी बहुत से बच्चे अभी भी गांव पड़े हैं, बैठे हैं, सोए हैं, आराम कर रहे हैं। अभी तो कोरोना काल चल रहा है ना, देखेंगे। सॉरी, बट बेटा एक ही चीज ध्यान में रखना, मुसीबतों में भी जो लोग ना संधि ढूंढते हैं, मौका ढूंढते हैं, वे आगे बढ़ते हैं। आपने एक कदम आगे बढ़ाया है, इस मुसीबत में भी आप अपने लिए सीरियस हो, अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो, यह बहुत अच्छी बात है। और अपना गोल, अपना लक्ष्य सेट करो और लाइफ में गोल तय करना बहुत जरूरी है, गोल होना ही चाहिए। देखो हर व्यक्ति जीवन में ना सपने देखता है बेटा, और सपने देखना भी चाहिए। यस सर, नो, देखते हैं या नहीं सपने आप लोग? यस सर। वेरी नाइस, सपने देखना जरूरी है, सपने देखना भी चाहिए, लेकिन
सिर्फ सपने देखने से भी पूरे नहीं होते कभी, उनको पाने की जिद भी होनी चाहिए, उनको पाने की एक लगन हमारे भीतर होनी चाहिए। वह जज्बा लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, तो यकीनन हमें भी कामयाबी मिलती है। तो आप लोग आज एक कदम आगे बढ़ाए हो, बहुत अच्छी बात है कि ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो और सीरियसली अटेंड कर रहे हो, तो यह देख करके बहुत अच्छा लगा। मैं तो बहुत से क्लासेस में पढ़ाया हूँ और सचमुच वहां पे बच्चों का नाम लेते लेते बोलते बोलते थक जाते हैं, बच्चे कैमरा नहीं ऑन करते हैं, क्या माइक ऑन करके जवाब नहीं देते हैं। यहाँ तो आप लोग डायरेक्ट, मैं देखा फर्स्ट टाइम कि कैमरा ऑन करके लेक्चर्स में बैठे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई और आप लोगों को पढ़ाने में मुझे भी यकीनन बहुत मजा आएगा। तो चलो बहुत अच्छी बात है, तो शुरू करते हैं बेटा, आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बाकी सारी बातें बीच बीच में होती रहेंगी। लेक्चर स्टार्ट करने के पहले बेटा मैं बता देना चाहूंगा, सभी लोग प्लीज हो सके तो टेक्स्ट बुक कैसे भी रेफर कर लो, अगल बगल फ्रेंड दोस्त यार से किसी से भी ले लो, दुकान वगैरह भी खुली है, कहीं कहीं पे दुकानें ले, क्योंकि देखो लैंग्वेज में ना बेटा टेक्स्ट बुक रहना बहुत जरूरी है सामने। क्या टेक्स्ट बुक फ्रंट में रहता है ना, तो उसमें पढ़ने में पढ़ाने में मजा आएगा थोड़ा सा। आज का लेक्चर में अगर नहीं भी होगा किसी के पास तो ठीक है, बट नेक्स्ट लेक्चर से तो जरूर रेफर कर लो और उसे अपने पास तैयार करके रख लेना अगले लेक्चर तक में ताकि। ओके, तो आज कितने लोगों के पास वैसे टेक्स्ट बुक है फिलहाल? अमन, कंपोजिट हिंदी हो बेटा, कंपोजिट हिंदी के लिए तो फिर आपको ग्रामर राइटिंग स्किल के टाइम पे थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगा, बट आपका चैप्टर्स तो थोड़ा अलग रहेगा। कंपोजिट हिंदी के लिए तने हिंदी टेक्स्ट बुक नहीं है, बाकी सबके पास है बेटा टेक्स्ट बुक, बाकी लोगों के पास? नो सर नहीं है। ओके, तो टेक्स्ट बुक नहीं है तो ऐसा करते हैं, आज हम ना फिर कुछ ग्रामर का पार्ट ले लेते हैं, ठीक सर मेरी रहेगा? आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, यस सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। मैक्सिमम लोगों के पास टेक्स्ट बुक है सर? है? हाँ है। तो तो आप फिर स्टार्ट कर। तो ठीक है, तब एक काम करते हैं, तब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यस। बीच बीच में मैं स्क्रीन भी दिखा देता हूँ बेटा, जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है मैं अपनी टेक्स्ट बुक से स्क्रीन शेयर करते रहता हूँ और आप लोग इसमें से देख लीजिए तब फिर। तो चलिए, जिनके पास भी टेक्स्ट बुक नहीं है नो प्रॉब्लम, बाकी आवाज आती रहेगी, आप लोग उससे आप लोग क्लेरिफाई करते रहना, और कुछ भी डाउट्स रहेगा बेटा तो आप लोग क्लियर करते रहो, पूछते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज पहला हम एक स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। ओके चलो, आज हम शुरू करते हैं पहले प्रोज सेक्शन से। ओके, तो आइए पेज नंबर 3 ओपन कीजिए जिनके पास टेक्स्ट बुक है। ओके बेटा, यहाँ पे ध्यान देंगे। अच्छा, आपका यह प्रोज सेक्शन से लिया गया है, चैप्टर नंबर 2 है, पार्ट का नाम है लक्ष्मी, और जिसके लेखक हैं यहाँ पे गुरुबचन सिंह। हाँ, कंपोजिट के लिए, अच्छा ठीक है सर। कुछ बच्चे बार बार देखो मैसेज कर रहे हैं, कुछ बच्चे कंपोजिट हिंदी है, तो उनका तो यह चैप्टर तो नहीं होगा, उनको ग्रामर और राइटिंग स्किल के टाइम पे ऐड कर सकते हैं, या उनका अलग से बाद में देखना पड़ेगा, उनका क्या करेंगे? ठीक है, उनको अभी अटेंड करने के लिए बोल दीजिए। ठीक है, आप लोग अटेंड करो जिसको भी कंपोजिट है। ठीक है, नेक्स्ट उनका, हाँ बाद में हम बात कर लेंगे बेटा, जो भी कंपोजिट वाले हैं आप लोग का बाद में बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, देखिए यहाँ पे, तो आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं बेटा, चैप्टर नंबर 2 है लक्ष्मी, लेखक का नाम है गुरुबचन सिंह। आज यह जो पाठ हम पढ़ रहे हैं लक्ष्मी, यह पाठ, यह यहाँ पे जैसे कि पशु जानवर गाय के बारे में यहाँ पे बताया गया, लक्ष्मी नाम है गाय का, गाय की यहाँ पे कहानी है। इस पाठ के माध्यम से
लेखक गुरुबचन सिंह ने आज बहुत ही सुंदर ढंग से आज जानवरों के प्रति, आज इंसानों के हृदय में किस तरह से दया, करुणा, रहम की भावना दिन ब दिन जो है यह उठती जा रही है। आज इंसान तो इंसान एक दूसरे का खून तक करने के प्यासे हो गए हैं। आज इंसानियत इस कदर खत्म हो गई है कि लोगों के मन में हैवानियत आ चुकी है। एक समय था, आप सभी लोग जानते हैं बेटा, आज एक ऐसा समय था कि उस जमाने में लोग ना जबान की बहुत कीमत मानते थे, जबान की बहुत कद्र करते थे। जबान कहने का मतलब था वचन, बोलते हैं ना, अरे जबान दिया सबको। जबान देना मतलब क्या? वचन। प्राण कहा जाता था, प्राण जाए पर वचन न जाए। लोग अपनी, आपने रामायण पढ़ा ही होगा, रामायण सुना होगा, देखा होगा बीच में भी, इस बार तो छुट्टियों में, राइट? प्रॉमिस, हाँ, प्रॉमिस करना, वादा करना। आज राजा दशरथ जी ने वचनबद्ध थे, जिसके कारण श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, है ना? वो वचन दे दिए थे, तुम जो मांगोगे हम, और उस समय उनकी रानी ने यह वचन मांग लिया कि राजगद्दी के लालच में। लेकिन उस जमाने में भाई भाई किस तरह से हुआ करते थे कि भाई भरत ने राम के कारण वह गद्दी नहीं ली, उनकी पादुका ला करके उस पर रख दी थी। तो वचन की भी एक कीमत होती थी। दो बातें यहाँ पे बताई गई आज इस पाठ में, इस कहानी के माध्यम से ना दो बातों का जिक्र किया गया है। एक तो किस तरह से उस जमाने में लोग वचन की कितनी कीमत रखते थे, कितनी वैल्यू करते थे कि वचन के लिए कुछ भी हो जाए लेकिन उनका वचन नहीं टूटना चाहिए, उनकी जबान खाली नहीं जानी चाहिए। जो प्रॉमिस कर दिए, जो वादा कर दिए, वो निभाना ही है उन्हें, किसी भी कीमत पे। और दूसरा, जानवरों के प्रति दया की भावना। अब आज धीरे धीरे अब वह मोह नहीं रह गया। लोग पहले गांव में क्या करते थे, सबके घरों के सामने आप मोस्टली देखते रहोगे, गांव में तो गाय भैंस ये सब पाली ही जाती थी। लेकिन अब आज का जो समय आ गया, अब लोग गांव की ओर आकर्षण ही नहीं, खत्म हो गया है। अब तो लोग शहर की ओर रुख कर रहे हैं। गांव गांव ही कहाँ रह गया, और रह भी गया है तो गांव में लोग अब कहाँ जानवर पालने के लिए कोई तैयार होते हैं। अब कोई पहले बैल रखते थे, गाय भैंस तो दूर की बात है, बैल रखते थे खेती बाड़ी करने के लिए। अब मशीनीकरण का युग आ गया, धीरे धीरे समय बदलता जा रहा है, कहां से कहां जिंदगी जा रही है। अब लोग हर काम पल भर में करना चाहते हैं, पलक झपकते हो जाए काम, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, किसी भी चीज के लिए मेहनत नहीं करना है। इसलिए जानवरों के प्रति मोह खत्म होता गया, अब कोई पालना ही नहीं चाहता है जानवर। और जानवर अगर पाल भी लेते हैं तो उनके प्रति वह दया, करुणा, रहम की भावना एक शौक है केवल। अभी थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाए, थोड़ा बीमार हो जाए, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो जाए, खिलाना पिलाना पड़ जाए, भारी पड़ जाता है। तो धीरे धीरे यह समय कैसा बदलता गया, और पहले के युग में कैसे इन दो बातों के प्रति लोगों का ध्यान रहता था कि कभी भी किसी को दिया गया कसम, दिया गया किया गया वादा टूटना नहीं चाहिए, और जानवरों के प्रति कैसी दया, करुणा और रहम की भावना होनी चाहिए, आज इन्हीं से रिलेटेड इस पार्ट में यह जिक्र किया गया है। तो कभी भी चैप्टर में बेटा कैरेक्टर्स के नाम और एक बार स्टोरी को जरा अच्छी तरह जब समझ लोगे ना, तो आपको कहानी अपने आप एकदम क्लियर हो जाती है। तो हम पहले एक बार एक एक पैसेज वाइज पढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे साथ साथ में आपको पैसेजेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछते जाएंगे, ताकि आपको पैसेज की भी प्रैक्टिस होती जाए थोड़ा, और उसी से रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चन भी बना के सेंड कर दिया करेंगे। तो आप उसको पैसेज के रूप में टेक्स्ट बुक सामने रख करके तभी आपको सॉल्व करना रहेगा। तो ये चीज आप लोग जरा ध्यान में रख लेना। तो आइए देखते हैं हम, आज हमारा यह चैप्टर है लक्ष्मी पाठ, गुरुबचन सिंह। सबसे पहले लेखक का यहाँ पे परिचय दिया गया है कि आज सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरुबचन सिंह, साहित्य के अनेक क्षेत्रों में इन्होंने मुक्त लेखन किया है।
मुक्त लेखन का मतलब क्या? स्वतंत्र लेखन, स्वतंत्र रूप से इन्होंने लेखन किया है। आपकी भाषा सरल और प्रवाही है और इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा है। आपका साहित्य रोचक, जिसके प्रति रोचकता, इंटरेस्ट लोगों के मन में आता है, लोग इसको एकदम किस तरह से एकदम हर्ष से, उल्लास से इनके द्वारा लिखे गए साहित्य को उसको पढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं गद्य संबंधी। इस पाठ के माध्यम से गुरुबचन सिंह ने क्या बताया है, तो यहाँ पे प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। पशुओं के प्रति एक प्रेम की भावना को दर्शाया है। और लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। अनुपयोगी हो जाने पर भी, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है बेटा? अभी अनुपयोगी से क्या तात्पर्य हुआ, जरा बताएंगे कोई? अनुपयोगी, एक उपयोगी, उपयोगी और एक अनुपयोगी, अनयूज। ओके, तो कैसे प्राणी, कैसे, कब हमें अनुपयोगी प्राणी कब हमें लगेंगे? जैसे कोई एग्जांपल बताओ। अच्छा, जैसे गाय दूध देना बंद कर दे। सॉरी बेटा, जब गाय दूध देना बंद कर देगी तो वो अनुपयोगी कहेगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, परफेक्ट आंसर। ओल्ड काउ। ओके ओके, वेरी गुड बेटा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, मानवता की बात की जा रही है कि जब गाय बैल भैंस ये सब क्या हो गए, जानवर जब बूढ़े हो गए, किसी काम के नहीं रह गए, तो किसान को उसे चारा खिलाना पड़ता है। गाय पशुओं को तो चारा खिलाना पड़ता है बेटा, और जब चारा नहीं खिलाएंगे तो वह दूध देगी नहीं पूरी तरह। और चारा आएगा कहाँ से? चारा वगैरह तो जब तक आप किस तरह से आपके खेत में या तो फसल अच्छी उगी रहे तो आप काट के लाके चारा के रूप में खिलाओ, या आप दुकानों से किस तरह से खाद मिला करके उनको खिलाओ। यानी यह सब करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। और किसान की भी मजबूरी होती है, बेचारा वह गरीब, उसकी उतनी आमदनी में वो अपने परिवार का भरण पोषण करेगा या पशुओं को देखेगा। और जब तक उसकी कैपेसिटी रहती है अच्छा खासा, वह खिलाता है और दूध अच्छा मिल रहा है तो खिलाते भी रहता है। दूध देना जब कम करने लग जाती हैं, बैल जब खेती के काम में आना बंद कर देते हैं, जब इस तरह से होने लग जाते हैं, या कोई आपका पेट एनिमल्स, कोई भी पशु है जब एकदम बीमार होने लग जाता है, जब तबीयत खराब है और आप उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जा पा रहे हो, आपके पास पैसों का प्रॉब्लम है, कोई भी रीजन से, इन दैट केस आप क्या करते हो? पशुओं को बेच दोगे या अपने पेट एनिमल्स को जाकर के पशुपालन केंद्र में छोड़ दोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन उनको घर से जल्दी हटाने की कोशिश करोगे। लेकिन यही कहना चाहा है लेखक ने कि अनुपयोगी हो जाने पर पशुओं से रिश्ता तोड़ देना यह मानवता नहीं है। मानवता तो तब होती है कि जब वह जीवन भर आपके काम आया, तो एंड मोमेंट पे आपको उसके काम आना चाहिए, आपको उसको अपने पास रखना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन मानव प्रवृत्ति ही आज क्या हो गई है? स्वार्थी। आज का मनुष्य कैसा हो गया है बेटा? स्वार्थी हो गया है। अपने सेल्फ के कारण आज इतना सेल्फिश है हम आज, कि आज हम तो बिना मतलब पे तो बेटा बाप को नहीं पूछता है, भाई भाई को नहीं पूछता है। ये तो जानवरों की बात है बेटा, राइट ना? राइट और रॉन्ग? कल को मतलब निकल जाएगा तो आप लोग भी अपने पेरेंट्स को छोड़ दोगे ना? तो छोड़ोगे? नहीं करना चाहिए, ऐसा काम जीवन में नहीं करना चाहिए। लेकिन आज की यह सच्चाई है, और सच्चाई बड़ी कड़वी है बेटा। यही सच्चाई है कि दुनिया बड़ी स्वार्थी हो गई है। आज जो पेड़ जीवन भर हमें कुछ ना कुछ देता रहता है, जीवन भर कुछ ना कुछ देता रहता है, छाया देता है, फल फूल देता है, सब कुछ देता है, और लास्ट में हम अपने ही स्वार्थ के कारण उन्हीं पेड़ों की कटाई भी कर देते हैं।
है ना। आज का मानव क्या करता है, पेड़ काटता चला जा रहा है। आज देख रहे हो आज ऑक्सीजन की कमी कितनी हुई है आज। हाँ, आज लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, और आज ऑक्सीजन की कमी हुई है, लेकिन पेड़ हमें ऑक्सीजन देते थे, हम सब जानते थे। लेकिन आज हमने अपने स्वार्थ के लिए, हमें घर बनाना है, रहने के लिए, आबादी इतनी बढ़ती जा रही है कि घरों की कमी के कारण, सड़कों की कमी के कारण हम नदी नाले पेड़ सब खत्म करते जा रहे हैं, धीरे धीरे प्रकृति का नाश कर रहे हैं। तो आज प्रकृति ने पलट कर हमसे जवाब मांगा, जिसका नतीजा हम भुगत रहे हैं आज। तो इसका कहने का मतलब आज मानव बड़ा स्वार्थी है, और आज उसी के लिए लेखक ने आज इस पाठ के माध्यम से आज हमें एक संदेश दिया है कि हमारे भीतर की जो मानवता खत्म होती जा रही है, उस मानवता को जगा के रखना है। कि जो पशु जो जानवर अगर आपके काम जब तक आ रहा है, आपने उससे उसका काम लिया, उसको उपयोगी समझा, लेकिन आज जब वह कोई अनुपयोगी हो गई तो उससे आप रिश्ता नाता तोड़ देते हो। यह मानवता नहीं है। सच्ची मानवता का धर्म अपनाइए, और जो पशु जो जानवर आपके अनुपयोगी भी हो जाए तो भी उसका पालन पोषण कीजिए। तो बहुत ही सुंदर चैप्टर है बेटा, बहुत ही अच्छी कहानी है। इसको हम शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, और इसके बाद आप लोग देखेंगे तो एक एक पैराग्राफ वाइज हम इसको शुरू करेंगे, और फिर आप लोग इसके पैसेज वाइज हम इसका क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए पेज नंबर 3 पे चैप्टर नंबर 2 है लक्ष्मी, लेखक है गुरुबचन सिंह जी। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। तैश में आकर बेटा क्या होता है, मतलब जोश में आकर, क्रोधित होकर, गुस्से में आकर के लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी। जो भी उसके पास जाता था सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती, या फिर उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती थी। खूंटे से आजाद होने का, खूंटा जानते बेटा आप लोग, खूंटा क्या होता है? यस सर। जिसमें गाय भैंस सब बंधी रहती है। वेरी गुड, वेरी गुड। गांव में आप लोग जाते रहोगे, देखते रहोगे, जो गाय भैंसों को बांधने की जगह होती है ना, एक लकड़ी या जमीन में ऐसा गाड़ करके उसको रस्सी में उस तरीके से बांध के रखे रहते, वो खूंटा होता है। अब क्या हुआ, क्या उस दिन लड़के ने तैश में आकर के लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। जानवर को देखो, जानवर ना बेटा बड़े इमोशनल फील होते हैं। उनको आप जितना प्यार दिखाओगे ना, प्यार से उनके हाथ फेरोगे उनके ऊपर ना, वो एकदम आपको सहराते हुए आपके पास आकर के, पुचकारते हुए आपके पास आके बैठेंगे। गाय बैल भैंस कभी भी इनको जरा आप देखो, उनके पीठ पर हाथ फेर कर देखो, प्यार से सहला कर देखो। आप लोग जानते हो करके गांव में बोलते हैं ना, गाय भैंस कोई जो दूध निकालता है, दूध, अगर आपने कभी गांव में गए होंगे, अगर आपके घर में कोई ऐसा देखा होगा, आपके घर के और भी कोई जेंट्स पुरुष लेडीज ना उस गाय के पास जल्दी नहीं जा पाती है दूध निकालने के लिए। खास तौर पे सिर्फ जो निकालता है रोज रेगुलर, उसके अलावा जल्दी कोई नहीं छू पाता है बेटा। वह एक अपनापन, मैं एक रियल अपनी स्टोरी मैं आंखों देखी मैं बता रहा हूँ। मेरे घर पे मेरे बगल में ऐसा सीन हुआ था कि उस दिन किसी गांव में अक्सर छुट्टियों में शादी ब्याह का मौसम रहता ही है, तो वह लेडीज को इमरजेंसी में शादी में जाना पड़ा था। और क्या होता है, गाय वगैरह को अक्सर जब गाय भैंसे जो दूध देती है ना बेटा, दूध रोज निकालना रहता है, नहीं तो नहीं निकालेंगे ना तो वह दूध हेलो Hello, yes, sir. Yes, sir. Second chapter, right? Lakshmi. हाँ, यस यस, हाँ, या दैट्स इट। हाँ, ठीक है सर, थैंक ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। तो मैं ये बोल रहा था, जब प्लीज थोड़ा जूम कर दीजिए। दिख रहा है बेटा सबको, स्क्रीन क्लियर है? yes, sir. या तो स्टूडेंट्स लोग आप लोग अपना स्क्रीन जूम कर सकते हाँ, Okay, बाकी जिसको नहीं दिखता होगा तो आप लोग अपना स्क्रीन जूम कर सकते हो उस टाइम पे।
तो मैं ये कह रहा था कि किस तरीके से उस दिन जब वो लेडीज, जब उसको इमरजेंसी में जाना पड़ा, तो उस टाइम पे उसने क्या किया, वह दूसरी औरत ने उसका साड़ी पहन करके दूध निकाला। बेटा जरा इस बात की गहराई को समझना जरा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्योंकि वह उस रंग की साड़ी को केवल पहचानती थी। मैंने पूछा अगर ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब, तो बोले कि रोज वह इस तरीके का साड़ी पहन करके दूध निकालती थी, अब वो नहीं है, इसकी वजह से आज ये दूसरी लेडीज को निकालना पड़ रहा ना, इसलिए इसने साड़ी चेंज किया, उसकी साड़ी पहन करके निकाल रही है, मुंह नहीं देखा। मतलब देखो, यह इस तरीके से एक अपनेपन की भावना बताई गई कि जानवर कैसे अपनापन मानता है, कैसे देखता है, यह चीज उनमें दिखाने की कोशिश की गई। तो हकीकत है बेटा, पशुओं के साथ जितना प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं, उनको जितना अपनापन देते हैं, अपनापन दिखाते हैं, उतना उनके लिए अच्छा रहता है। लेकिन आज हुआ क्या, आज लड़के ने तो तैश में आकर के 4 डंडे बरसा दिए। हाँ बेटा, आवाज आ रही मेरी सबको? यस सर। यस सर। हाँ ओके। अब 4 डंडे बरसाने के कारण क्या हो गया, वह तो एकदम भयभीत और घबरा उठी थी, और इस वजह से जब भी कोई उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था, तो वह क्या कर रही थी, रस्सी तोड़ करके उस खूंटे से आजाद होकर के मारने की कोशिश कर रही थी, भागने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आज वह पूरी तरह घबराई हुई थी। सर वो स्क्रीन किधर गया हो पेज का, कि मैं बुक से दिखाऊं फिर? हेलो हेलो, दिख रहा है सर स्क्रीन। सर बुक से दिखाओ या स्क्रीन किधर गया, नहीं दिख रहा वो स्क्रीन? बच्चों को दिख रहा है। अच्छा बच्चों को दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। यस सर। ओके ओके यस सर। ठीक है, तो मैं टेक्स्ट बुक से पढ़ता हूँ बेटा, और आप लोग स्क्रीन पे ध्यान देते रहिए। ओके नेक्स्ट। अब करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं, तो उससे रहा नहीं गया, और वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। देखो मैंने पहले ही बताया, जैसे जब प्यार से जानवरों को, जब प्यार से उनके ऊपर हाथ फेरा जाता है, तो उन्हें उस अपनेपन का आभास अपने आप होने लग जाता है, राइट? अब करामत अली, अब यहाँ पे जरा कैरेक्टर के बारे में जरा ध्यान देना बेटा। करामत अली पिताजी का नाम है, और रहमान जो लड़का उसका, गाय को किसने मारा था? यस बेटा, गाय को किसने मारा था? रहमान। रहमान ने मारा था। ओके, किससे मारा था? डंडे। डंडे बरसाए थे। कितने डंडे बरसाए बेटा? 4। 4 डंडे बरसाए थे। जैसे ही करामत अली को मालूम हुआ कि आज लड़के ने लक्ष्मी गाय को, उसकी अपनी गाय को लकड़ी से मारा, डंडे बरसाए उस पे, तो उससे रहा नहीं गया, और वह तुरंत जो है कहाँ पहुंचा? कहाँ गया वो गाय को देखने के लिए बेटा? बथान। बथान क्या होता है बेटा, जानते हैं? बथान गौशाला, जहाँ पे गायों भैंसों को रखा जाता है, राइट? गांव में एक देखो, एक घर बनाया जाता है ना, गाय भैंस को अलग से उस घर में टांग। आप लोग जिस घर में रहते हो उसी में गाय भैंस रहती है क्या बेटा? हेलो, हम लोग गांव में जिस घर में रहते हैं उसी घर में गाय भैंस को भी रखते हैं बेटा? नो सर। नो सर। नो। यानी उनके लिए अलग से घर बनाना पड़ता है, राइट ना? तो जो अलग से घर बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं? बथान। तो बथान में वह गया, और वहां जाकर के चारपाई से उठ करके जब वो बथान में पहुंचा है, तो लक्ष्मी के शरीर पर उसने तब हाथ फेरा है।
प्यार से हाथ फेरने पर लक्ष्मी एक सिहरन सी, एक कंपन सी आ जाती है ना, कोई प्यार से पुचकारता हाथ फेरता तो कंपन सी आ जाती है। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी तब रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। रोगन, रोगन यानी किस प्रकार का रोगन है यह? एक प्रकार से मलहम होता है, चोट पर लगाने वाला मलहम, जो चोट लग गई है मतलब उसको थोड़ा सा शरीर को ठंडा रखेगा ताकि, तो वो कहता है वह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं, कहीं इस तरह पीटा जाता है। उसे काफी गुस्सा आ चुका था। वह बोलता है रमजानी को, रमजानी कौन थी बेटा? रमजानी कौन है? करामत अली की पत्नी। वेरी गुड, वेरी गुड, करामत अली की पत्नी। यानी अब यहाँ पे 3 कैरेक्टर, एवरीबॉडी क्लियर? तीनों कैरेक्टर का नाम ना, करामत Yes, अली, sir. करामत अली, रमजानी, ये माँ बाप हैं। और बेटे का नाम क्या हुआ? रहमान। 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 गाय को किसने मारा था? रहमान। रहमान। रहमान ने। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम ध्यान रखना। तो अभी रोगन लगाने के लिए कौन दे रही है? रमजानी। रमजानी। रमजान। कि ये लो रोगन लगा दो उसको, ठीक है। तो इस पर गुस्से में आकर के, तब क्रोधित होकर के करामत अली ने बोला, क्या यह ठीक हो कि इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के भी दोनों हाथ तोड़ दिए जाए थे? कितना निर्दयी है वह, कहीं इस तरह पीटा जाता है क्या? बेचारी गाय को आज ऐसे इसने मार दिया, 4 लाठी जाकर के, 4 डंडे उस पर बरसा दिए, क्या इसी डंडे से जाकर के तुम्हारे बेटे का हाथ तोड़ दूं, चलेगा? उसने गुस्से में पूछा। तो रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। मतलब क्यों मारा रहमान ने? रहमान को मारने की बात किया तो उसने मत मारो मत ये सब नहीं, उसने तुरंत जवाब न देते हुए इनडायरेक्टली कह दिया। क्या कहा कि मारा क्यों? मतलब क्योंकि आज भी लक्ष्मी ने क्या किया था? दूध नहीं दिया। तो इस पर गुस्सा होकर के फिर से करामत अली ने बोला, तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई इसलिए? तो रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। मारने के बाद गुस्सा, बोलते ना उस समय गुस्से में कोई आ जाता है, क्रोधित हो जाता है, और बाद में गुस्सा शांत होता है तो माफी मांग लेते हैं। तो उस तरीके से वो कहते हैं ठीक है, उससे भी पछतावा हो रहा है, उससे गलती हो गई, वो कबूल रहा अपनी गलती। और रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर अगर गया तो कमर भी सिकवाते रहोगे, तबीयत ऑलरेडी खराब चल रही है। अब वो उसका और टिंगल ले रही है, मजाक उड़ाने जैसा, कि तुम आए हो यहाँ पे रमजान उसको लक्ष्मी को सहराने के लिए, उसके हाल चाल देखने के लिए, लेकिन अपनी भी तबीयत देखो, पता चला यहाँ वहां पैर फिसल गया अगर कहीं पे तो पता चलेगा, फिर आपकी कमर सेकनी पड़ेगी तब फिर। और करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया कि माफ कर लक्ष्मी, रहमान तो बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है, लेकिन डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था कि यह तेरा आखिरी बरस है। आखिरी बरस यानी किस चीज का आखिरी बरस बेटा? किस चीज का आखिरी बरस? जीवन का। दूध देने का। ओके, दूध देने का, कि उसने तभी चेक करके बता दिया था अब इसके बाद ये दूध तो नहीं दे पाएगी, और देगी भी तो बहुत कम मात्रा में देगी, कभी कभार देगी, और धीरे धीरे बंद होते जाएगा इसका दूध देना। तो उसने तभी हिंट दे दिया था। तो वही सब बातें आज यहाँ पे वह आकर के गाय से कह रहा था, उसको पुचकारते हुए, प्यार से सहलाते हुए। तो एक बार बेटा आप सभी लोग यहाँ पे इसको ब्रैकेट बना देंगे, जिसके पास टेक्स्ट बुक है, यहाँ से लेकर के आखिरी बरस है, इसको पैसेज नंबर 1 कर दीजिए, यानी पेंसिल से। और इससे रिलेटेड इसको अगली बार आप लोग इतना पहले पढ़कर आना, तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछूंगा, और इस पे थोड़ा हम चर्चा करके फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग इसी तरह से लेक्चर्स ज्वाइन करते रहिए और कंटिन्यू आना बेटा, लेक्चर स्किप नहीं करना एक भी, सारे लेक्चर अटेंड करिए। और अगली बार आते समय एक चीज का खास ध्यान रखिए बस,
टेक्स्ट बुक जरूर लेकर आइए, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल, ये चीजें लेके बैठो लेक्चर्स के पहले बेटा, रेडी रख करके, ताकि कुछ भी डाउट्स रहे, कुछ प्रॉब्लम रहे, कुछ लिखाना रहे, कुछ निशान लगाना रहे, मीनिंग समझाना रहे, कुछ भी मीनिंग भी बताया जाए तो पेंसिल से आप उसका मीनिंग सामने लिख सको, और पैसेज की भी प्रैक्टिस हम टाइम टू टाइम उसको ताकि कर सकें। तो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।